हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। रोजाना की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बारे में हम आधा चैप्टर कवर कर चुके थे। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में कवर किया था, तो आज हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे समतल मैदान के बारे में। पार्ट 1 में हमने जाना था पर्वत और पठार के बारे में, तो आज हम पार्ट 2 में मैदानी जीवन के बारे में जानेंगे। वहां पे आने वाली परेशानियां, वहां की चुनौतियां और वहां के लाभ जो भी हैं। ठीक है, तो मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं चैप्टर पे। चलिए, यहां तक हो गया। ये आपको एक चित्र आगे दिखाया गया है। इस चित्र में आपको एक खेत दिखाया गया है जो कि पहाड़ी खेत है। इसमें उत्तरी भारत में सीढ़ीदार कृषि, उत्तरी भारत में सीढ़ीदार खेती के बारे में दिखाया गया है। सीढ़ीदार खेती मतलब ये आपको दिख रहे हैं इस तरीके से सीढ़ियां टाइप की बनी हुई हैं। और इन सीढ़ियों का क्या मतलब है, ये सीढ़ियां क्यों बनाई गई हैं? ये सीढ़ियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर पानी को एक बाउंड्री बना के रोका जा सके, और इस पानी के रुकने से ये क्या होगी, उपजाऊ होगी भूमि। देखो इसमें पानी भर रहा है ना, यहाँ पे दिख भी रहा है पानी भरता हुआ, है ना। तो ये सीढ़ियां इसीलिए बनाई गई हैं, क्योंकि अगर ये सीढ़ियां टाइप की नहीं बनाई जाएंगी ना, तो पानी एकदम सीधा एकदम ऐसे ढलान की ओर को बह जाएगा और पानी जमीन के अंदर, यहाँ के जो पर्वतीय मिट्टी है उसके अंदर जाएगा ही नहीं पानी। और जब जाएगा ही नहीं तो फिर इसकी जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, तो ये कैसे फसल उगेंगी, है ना। तो इसीलिए ये सीढ़ीदार खेती उत्तर के मैदानों में की जाती है, उत्तरी भारत में की जाती है, पहाड़ों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्वतीय जीवन। अभी हमने पढ़ा कि पर्वत स्थलाकृति कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। हमने मॉस लाइकेन के बारे में जाना। अब हम पर्वतों में जीवन किस प्रकार होता है, कैसे लोग जीते हैं पर्वतों में। ठीक है, और क्या उनको वहां पर फायदे होते हैं, क्या उनको परेशानियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय भूभाग सामान्यतः रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जाती है। देखिए बहुत ही ये उबड़ खाबड़ होते हैं और बहुत ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए हर जगह पर खेती नहीं की जा सकती, केवल कुछ ही घाटियों में खेती की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वेदिका कृषि यानी सीढ़ीदार खेती। ठीक है, ढलानों पर वेदिका कृषि अथवा ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। कहीं कहीं पर ना कृषि ना करके क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन ज्यादा करते हैं। भेड़ बकरियों को पालते हैं, भेड़ों से ऊन निकाल के स्वेटर वगैरह की फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं या शॉल की लगाई जाती हैं, तो इसलिए पशुपालन किया जाता है। दूध निकालने का काम, दूध बेचने का काम। ठीक है, क्योंकि हर जगह पर वो लोग खेती नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण वो खेती नहीं कर सकते हैं। कहीं पर चट्टानें बहुत ही ज्यादा हार्ड होती हैं, जिनके अंदर जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको भुरभुरा करके उनके अंदर बीज नहीं बोए जा सकते, तो इसलिए वो वहां पर क्या करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। अपनी जीविका का वो दूसरा साधन ढूंढ लेते हैं। भूभाग, भूभाग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको हाईलाइट कर लेना है। भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड, भूमि का एक कोई भी टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, भूभाग कहा जाता है। घाटी, घाटी किसे कहते हैं, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है, उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। घाटी में आपको एक बता देती हूँ किस तरीके से, जैसे कि ये कोई पहाड़ जा रहे हैं, ठीक है, 2 पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ों के बीच में ये जो गैप होता है ना, यहाँ पर कोई जलधारा जा रही है, ये कोई नदी जा रही है, पानी बह रहा है इसके अंदर, ये ही घाटी कहलाती है। घाटी में रास्ते भी होते हैं, लोग निकल के जाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो कहीं से नहीं निकल के जा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो नदी जा रही है इसके आसपास किनारे किनारे रास्ते होते हैं, वहां से लोग निकल के भी जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, घाटी। तो घाटी मैंने आपको समझा दिया। ये एक निचला क्षेत्र होता है पहाड़ों के बीच, जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है, कोई भी जलधारा बहती है। पर्यटन, पर्वतीय लोगों के लिए आय का प्रमुख साधन है। पर्यटन के कारण वहां के लोगों को आय मिलती है, वहां के लोग अपनी जीविका चलाते हैं, अपना रहन सहन पर्यटन के द्वारा पैसे कमाते हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आपने भी देखा होगा, आप भी कभी गए होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां पे लॉज वगैरह होटल बुक करते हैं। तो अगर वहां पर लोगों ने अपने होटल बनाए हुए हैं तो वो उनको रेंट पर देते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है,
तो ये उनका जीविका कमाने का यानी कि रोजी रोटी कमाने का साधन होता है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहां की हवा, वहां का मनोरम दृश्य, पहाड़ों के बीच का दृश्य देखने के लिए हम वहां जाते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों को साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं। कुछ पर्यटक साहसिक खेल आपने देखा होगा, जैसे कि स्काई डाइविंग करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पे से एकदम से नीचे की ओर ऐसे झूलना, या फिर उड़न खटोला होते हैं उसमें उड़ने के लिए जाते हैं। उड़न खटोले ऐसे तारों के ऊपर चलते हैं ना, तो इस तरीके के साहसिक कार्य करने के लिए भी जाते हैं, एंजॉय करने, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। ठीक है, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया। शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं लोग, ठीक है, और अमरनाथ की यात्रा करने पर्वतों पर जाते हैं। तो ये सभी मंदिर कहाँ पर हैं? नगरकोट भी हिमाचल प्रदेश में है। तो पर्वतों पर मंदिरों की यात्रा करने भी जाते हैं। परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। जब बहुत सारे एक साथ पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं तो वहां का पर्यावरण बहुत ही प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, बहुत ही वहां के जीवन पर असर पड़ता है। इसमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर पर्वतों पे संतुलन भी बनाना आवश्यक है। ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, इसे आपको हाईलाइट भी कर लेना है। बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में पर्वतारोहण प्रारंभ किया था, यानी कि पर्वतों पर चलना, पूरी चढ़ाई पर्वत की एकदम पार कर देना, पर्वत की चोटी तक पहुंचना किसने? बछेंद्री पाल ने बहुत ही छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बहुत सारी औरतें भी पर्वतों पर चढ़ती हैं तो उनको वो लीडरशिप देती हैं। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थीं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। इनके लिए उन्हें पद्मश्री, इसको भी हाईलाइट कर लेना, इसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला था 1984 में। पद्म भूषण 2019 में सम्मानित किया गया था। अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट शीर्षरंग यानी एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका से विंसन गिरिशृंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अरुणा सिन्हा 22 वर्ष की थी, उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। एक पैर गंवाने के बावजूद भी उन्होंने एवरेस्ट पर्वत की क्या करी थी? चढ़ाई करी थी। और उनको प्रशिक्षण किसने दिया था? 2013 में बछेंद्री पाल ने प्रशिक्षण दिया था। और फिर उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन शीर्षरंग, अंटार्कटिका का एक और पहाड़ है, ये विंसन पर्वत है, जहां पर सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर भी उन्होंने चढ़ाई करी थी। और 2015 में उन्हें क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। किसको मिला था? अरुणिमा सिन्हा को। ये बछेंद्री पाल और अरुणा सिन्हा के आपको याद रखने हैं कि कब इन्हें पद्मश्री मिला था, कब इन्हें पद्म भूषण मिला था। चित्रों के माध्यम से 3.6 पृष्ठ 50 पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए, प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह भी विचार कीजिए, जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं? पर्वतों पर चढ़ना कठिन है, वहां पर बर्फ की बारिश होती है, वहां सड़कें जाम हो जाती हैं, वहां पर खेती नहीं की जा सकती। तो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वहां पर लोग क्यों रहते हैं, ये आपको पता करना है क्लास की एक्टिविटी में। आकस्मिक बाढ़, अचानक आने वाली बाढ़, स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना बहुधा ऐसा बादल फटने से होता है। भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब क्या होता है? जब बादल फट जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। बादल फटना मतलब बादल का एकदम फट जाना नहीं होता, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का आ जाना, ठीक है, बारिश के द्वारा, उसे ही क्या कहते हैं? आकस्मिक बाढ़ यानी बादल फटना कहते हैं। भूस्खलन, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना। भूस्खलन का मतलब होता है जमीन का नीचे खिसक जाना। जैसे कि ये पहाड़ है, पहाड़ पर कोई भी पत्थर है, किसी भी पत्थर से टकराकर ये जो पहाड़ इधर का हिस्सा है ना, पूरा ऊपर की चोटी का या कहीं का भी, अगर वो जमीन में ऐसे करके खाई में आ जाता है तो उसे कहते हैं भूस्खलन हो जाना, यानी भू का खिसक जाना। ठीक है, भूस्खलन अर्थात भूमि का खिसक जाना। ठीक है,
तो ये है भूस्खलन। जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, भूमि नीचे को खिसक गई है थोड़ी सी, है ना, ये भूस्खलन है। आकस्मिक बाढ़, अचानक से आने वाली बाढ़ का यह चित्र दिखाया गया है, ये भूस्खलन का, ये पूरा भूस्खलन हो गया है। पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, ये अचानक से पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। गर्मियों में ऐसा ज्यादातर 2 महीने की छुट्टियों में होता है कि ज्यादातर बच्चों की छुट्टियां होती है तो पेरेंट्स चल देते हैं अपनी गाड़ी लेके और इस तरीके से जाम लग जाते हैं। ठीक है। हिमस्खलन, जैसे भूस्खलन होता है ऐसे ही पहाड़ों पर से ये जो बर्फ है ये खिसकने लगती है और इसे ही हिमस्खलन कहा जाता है। भारी हिमपात, यानी कि आसमान से बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश के रूप में इस तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ का गिरना भारी हिमपात कहलाता है। बादल फटना, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाना बादलों से, ठीक है, कि जिससे बाढ़ आ जाए, तो उसे कहते हैं बादल फटना। ठंडा मौसम, ये ठंडा मौसम है, इस तरीके से इन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है। पर्वतीय जीवन के सकारात्मक पक्ष हैं, कई सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य, वहां का दृश्य अच्छा होता है, वहां पर हवा पानी शुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ की तरह वहां पर जनसंख्या नहीं है तो इतना वहां गंदगी फैलाने वाले लोग भी नहीं है, वहां शुद्ध वायु होती है, शुद्ध पानी होता है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिसमें से कुछ को चित्रों में दर्शाया गया है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जिनको चित्र में, ये सारे चित्र हैं वहां के चुनौतियों के, क्या क्या परेशानी हम झेलते हैं अगर पर्वतों में अगर हम रहते हैं तो। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, इसका अर्थ है जगत जननी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको ये पूरा हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक के अंदर और इसको अच्छे से याद भी करना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक तो ये है तिब्बत में एवरेस्ट पर्वत को क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, और इसकी एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई क्या है, 8,848 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है, जिसका अर्थ है जगत जननी। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है, जगत की जननी। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत जगत की जननी है और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, तो सागर माथा का अर्थ क्या है, सागर माथा का अर्थ है आकाश की देवी। ठीक है, चोमोलुंगमा का क्या अर्थ था, जगत जननी, और सागर माथा का क्या अर्थ है, आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जैसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मठ, बौद्ध मत, जैन मत और बौन यानी तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं तिब्बत को। पर्वत शिखर के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। पर्वतों को लोग जैसे नदियों को पूजा जाता है, ठीक है, चंद्रमा को पूजा जाता है, इसी प्रकार से पर्वतों को भी पूजा जाता है। चोमोलुंगमा यानी जगत जननी, सागर माथा यानी आकाश की देवी, तो पर्वतों को भी देवी और जगत जननी देवी माता के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर तिब्बत के कैलाश पर्वत में ये आपको याद रखना है, बौद्ध मत है, जैन मत यानी बौद्ध और जैनी रहते हैं तिब्बत में। ठीक है, और यहाँ के अनुयायी पवित्र मानते हैं इसको, तिब्बत इस पहाड़ को, ठीक है, सागर माथा को। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना ये और भी अन्य जगहों पर देखी जाती है। अब आ गए हम पठार पे। पठार के बारे में अभी हमने जाना कि किस प्रकार से पर्वतों पर रहने पर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनको इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी लोग वहां पर रहते हैं। अब पठार में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वहां के बेनिफिट्स हैं, इसको हम जानेंगे। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है, इसको तो सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पठार क्या है, पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है, भूमि से ऊंची उठी होती है और प्राय इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं, कुछ पठार पुराने हो सकते हैं और कुछ नए भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्श्व और सीधी ढलान वाले भी होते हैं। ठीक है, और ये ऐसी स्थलाकृति होती है जिसकी सतह चपटी होती है। सतह मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता देती हूँ, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, पठार की सतह जो होती है ऊपर की, इस पर घर बनाकर रह सकते हैं। जैसे पर्वत की चोटी पर कोई घर बना के मुश्किल ही कोई रह सकता है, लेकिन पूरी एक कॉलोनी आपको पठार की चोटी पर मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपको घर मिल जाएंगे। पठार की चोटियां इस प्रकार की होती हैं।
इनका पार्श्व सीधी ढलान होता है, ये पार्श्व यहाँ जो ढलान होता है ये तो सीधा होता है, लेकिन ऊपर इसकी चोटी इस तरीके की होती है, ठीक है, उठी हुई। पठार के दो उदाहरण है, तिब्बत का पठार और जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। और दूसरा दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठारों की ऊंचाई कितनी हो सकती है? 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई, ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है 4500 मीटर और एवरेस्ट कितनी थी? 8848। ठीक है, सबसे ऊंचा विश्व का पर्वत है एवरेस्ट और सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत, इसे पूरी दुनिया की छत भी कहा गया है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी दी गई है। लंबाई मीन्स ये जो तिब्बत का पठार है ना, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये पूर्व से, यहाँ इस पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है? ये 2500 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई आपको बता दी, ये ऊंचाई होती है यानी उसकी चोटी। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक ही कितना है? 2500 है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 2500 है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? 4500 है। ये जो ऊंचाई है ना, ये 4500 है तिब्बत के पठार की। तो यानी एवरेस्ट से तो छोटा ही रहा, एवरेस्ट की 8848 है और तिब्बत के पठार की 4500 है। मध्य और दक्षिणी भारत के दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराने पठारों में से एक है। आपको पता है भारत के मध्य में एक पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में पठार है ना, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। क्या कहते हैं इसको? दक्कन का पठार। ये भारत के बीचों बीच है। एक तो मैंने बता दिया तिब्बत का पठार, वो भारत की छत है, वो यहाँ पर है। ठीक है, भारत के यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन दक्कन का पठार भारत के बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, और ये काफी पुराना भी है। ठीक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। ये जो दक्कन का पठार है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिज लवण वगैरह पाए जाते हैं, धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि किसके कारण बना था ये दक्कन का पठार? ज्वालामुखी सक्रियता के कारण बना था। किसके कारण? ज्वालामुखी सक्रियता के कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ज्वालामुखी सक्रियता के कारण बना था। ठीक है, इसको आपको हाईलाइट भी कर लेना है कि ये किसके कारण बना था? ज्वालामुखी के कारण बना था। पर्वतों की तरह पठारों में खनिज प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है, इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है। खनन माने जमीन में से कुछ भी खोदना, निकालना। ठीक है, तो वो यहाँ की मुख्य गतिविधि है। जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं, उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका में भी पठार है, जो कि अफ्रीका के पठारों से क्या खनन किया जाता है? हीरे और सोने का खनन किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हाईलाइट कर लेना। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जितना भी मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये पूरा क्या है? इंपॉर्टेंट है कि भारत के छोटा नागपुर का पठार, जो कि यहाँ से पूरा यहाँ तक मेघालय तक फैला हुआ है, छोटा नागपुर के पठार में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, कोयला और मैंगनीज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत ही विविधतापूर्ण है। पठार बहुत बहुत विविध है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, चट्टानों वाली मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। जो चट्टानों की मिट्टी होती है ना, उसमें हम खेती नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वो कम उपजाऊ होती है। इसीलिए वहां पे खनन किया जाता है। वहां के लोगों का जीविका का साधन क्या होता है? खनन करना, यानी खोदना, खोदकर उसमें से प्रचुर मात्रा में जो है मैग्नीज, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये निकाला जाता है। अगला भाग देखिए। इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। पठार ये कृषि के लिए, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, कम अनुकूल होते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं। लेकिन जिनमें भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती है ना, वो उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। जहां पर भी आपको ज्वालामुखी क्रियाएं हुई पठार मिलेंगे, तो वहां पर काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा होती है। याद रखना।
रखना है, यानी कि दक्कन पठार में क्या है, काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा है और वहां पर खेती भी की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एक जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं। चेरापूंजी के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये याद रखने वाले फैक्ट हैं। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर, ठीक है, पश्चिमी घाट जैसे कि ये रहा, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, भारत का ये क्या है, पूर्वी घाट है और इधर क्या है, पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी को डॉट के साथ लिख दिया। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर ये कह रहा है ना, पश्चिमी घाट पर क्या है, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात कहां पर है, शरावती नदी पर पाया जाता है। और हुंडरू जलप्रपात कहां पाया जाता है, सुवर्ण रेखा नदी पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ जलप्रपात ये हैं। चेरापूंजी में मेघालय के पठार में नहकालिकाई जलप्रपात कहां पर पाया जाता है, चेरापूंजी में नहकालिकाई जलप्रपात पाया जाता है, जो कि 340 मीटर। जलप्रपात क्या होते हैं, जो पहाड़ों के ऊंचाई से गिरते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, वाटरफॉल होते हैं ये, तो इनको जलप्रपात कहा जाता है। ये आपको चित्र में दिखाया गया है, ये है जलप्रपात। ठीक है, पहाड़ों की ऊंचाई से ये कितनी नीचे गिर रहा है ना, तो यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, इसकी सुंदरता का मजा लेते हैं। चेरापूंजी पठार से गिरता नहकालिकाई जलप्रपात, ये चेरापूंजी के पठार से, मेघालय में है ये, वहां से गिरता हुआ नहकालिकाई पठार है। आ गए हम मैदान पे। अगला टॉपिक है मैदान। हमने जाना पठारों पर लोग कैसे रहते हैं, वहां पर क्या क्या पाया जाता है, वहां का जीवन कैसा होता है, पठारों में कितनी उपजाऊ मिट्टी होती है और अगर नहीं होती है तो वहां पर क्या काम किया जाता है। अब आ गए हम मैदान पे। मैदान के लोग किस प्रकार से रहते हैं और वहां किस प्रकार की जीविका वो अर्न करते हैं, कैसे जीविका कमाते हैं, ये हम जानेंगे इसमें। मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत, सपाट और हल्का तरितरंग धरातल होता है। ठीक है, विस्तृत होता है, हल्का तरितरंग धरातल होता है, मतलब हल्का होता है बहुत ही, ठीक है, मोटा नहीं होता। इसमें कोई ऊंची पहाड़ियां और गहरी घाटियां नहीं पाई जाती। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है, यानी कि जो पहाड़ ये है, मैदान है, ये समुद्र के तल से 300 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ठीक है, समुद्र तल से 300 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते मैदान। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। ठीक है, जो पर्वतों से नदियां निकलती है ना, उनसे ये निर्मित होते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये ऊपर से मिट्टी बह बह कर क्या होता है कि नदियों में आ जाती है और कहीं ना कहीं ये प्लेन्स का रूप, एक जगह पर ऐसा होता है कि ये नदी यहाँ जमाव हो जाता है और ये मैदान बन जाता है। ठीक है, और समतल भूमि बन जाती है। यहाँ नदियां रेत, चट्टानों एवं कड़ों और गाद को एकत्रित करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। यहाँ पर जितना भी रेत, गाद इकट्ठा हो जाता है ऊपर पहाड़ों पे से आके पानी में बह कर, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, रेत और गाद के इकट्ठे होने को तलछट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलछट। ये शब्द आपको याद रखना है, तलछट किसे कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है, नदियां रेत, चट्टानों, कणों और गाद को एकत्रित करते हैं, उसे तलछट कहा जाता है, जहां पर ये एकत्रित होती हैं। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समुद्र तल में लेकर आती हैं। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। ठीक है, इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती है, जो कि मैंने बता दिया, और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यहाँ पर अब आप खुद ही देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर से आई हुई चट्टानों की मिट्टी बहकर पानी के साथ जम जाएगी, तो ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, कितनी ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। यहाँ पर अगर कोई बीज गलती से भी आके गिर गया ना, तो उसकी फसल बन जाएगी। ये इतनी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें ना ऊपर पर्वतों से विभिन्न प्रकार की मिट्टियां आकर एक साथ एकत्रित हो जाती हैं। इसमें हर प्रकार की मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, सब इसमें मिक्स हो जाती है, जिससे कि ये बहुत ही उपजाऊ भूमि बन जाती है मैदानों की। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदानों में लोग कृषि की खेती ज्यादा करते हैं। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में मैदानों में क्या पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं और जीव जंतु,
जीव मतलब हमारे जैसे लोग भी यहाँ ज्यादा रहते हैं, जंतुओं का भी निवास यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ भरण पोषण अच्छे से होता है, कोई भी खेती कर सकता है और अपनी जीविका अच्छे से जी सकता है। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको रॉकीज पर्वतमाला दिखाई गई है जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका में अमेजन पर्वत है, ठीक है। ये नील नदी है वहां पर, ठीक है। एटलस एटलस एक पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं और जो ग्रीन कलर के हैं वो नदियों के मैदान दिए गए हैं। नील नदी के आसपास ये जो है ये ग्रीन कलर का नील नदी का मैदान है, ठीक है। ये जो है ये हरे हरे ये मैदान है जो कि नदियों में से ऊपर से लाकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी हो गई। अमेजन पर्वत के आसपास की ये क्या है, नदियां हैं, नदियों के मैदान हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर के मैदान दिए गए हैं ये रे, और जितने भी भूरे कलर के रंग है ये रे ब्राउन कलर के, ये क्या है, पठार हैं। पठार जिसमें कि धातुएं मिलती हैं, उपजाऊ वस्तुएं, उपजाऊ धातुएं मिलती हैं, ठीक है। कोयला मिलता है, तांबा सोना चांदी, तो ये पठार हैं भूरे रंग के। ये रहा पठार, ये रहा पठार, ये रहा, ठीक है। और जितने भी ये ऑरेंज कलर के हैं, ऑरेंज कलर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यूराल पर्वतमाला, एटलस पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। ये है अलास्का की पहाड़ी, ठीक है। ये अलास्का की ये वो है खाई, ये है अलास्का की वो पहाड़ी। चलो चलिए गाइस इस चित्र के बारे में समझते हैं। इस चित्र में 3 प्रकार के स्थल रूप दर्शाए गए हैं, पहला पठार, दूसरा नदियों का मैदान, तीसरा पर्वत श्रृंखलाएं। तो जो इसमें भूरे रंग का है वो पठार दिखाए गए हैं, पहले हम पठारों को डिनोट करेंगे। ये रहा पठार, तिब्बत का पठार दिखाया गया है, मंगोलिया का पठार ये रहा, ठीक है, एशिया में, और पूर्वी अफ्रीका का पठार ये रहा, ठीक है, और ये रहा पेंटागोनियन का पठार दक्षिणी अफ्रीका में, वो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। और ग्रीन कलर के क्या दिखाए गए हैं, नदियों के मैदान दिखाए गए हैं। तो नदियों के मैदान हम देखते हैं, ये रहे नदियों के मैदान, ये मिसिसिपी नदी का मैदान है, ये रहा, ठीक है। ये अमेज़न नदी का मैदान है, ठीक है। जो नदी जो भी कूड़ा कचरा, मिट्टी, गाद, कीचड़, पत्थर सब कुछ लाके यहाँ जमा कर देती है ना, ये उनसे मैदान बन जाते हैं, ठीक है। जो भी उबड़ खाबड़ जमीन होती है उनका मैदान बन जाता है। तो ये रहा नील नदी का मैदान, और इधर यांगसे चीन में बहती है यांगसे नदी, ठीक है। तो चीन की नदी है ये यांगसे नदी का मैदान, और इधर ये रहा हमारे भारत की सिंधु नदी का मैदान, ठीक है। तो हमने मैदान भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। अब हम पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। ये यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, ठीक है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है, ठीक है। दूसरा एटलस पर्वत श्रृंखला कहां पर है, अफ्रीका में है, ठीक है। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है, और उत्तरी अमेरिका में है रॉकीज पर्वतमाला, और ये अलास्का की खाड़ी दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया, ये इधर भी एक पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, ये रही हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। तो हमने इसमें नदियों के मैदान, पठार और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में इस चित्र में जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्थल रूपों के रंगों को कोड करना है यहाँ पर, और तिब्बत का रॉकी पर्वत श्रृंखला और नील नदी के मैदान को स्मरण करना है, केवल आपको देखना है, उनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आगे एक चित्र दिखाया गया है, ये रहा, आप इसको ध्यान से देखिए। ये चित्र दिखाया गया है, इसमें गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया चित्र है ये। इसमें एक एक्टिविटी आपको दी गई है, ये बहुत ऊंचाई से उपग्रह से लिया गया चित्र है, इसका अवलोकन करना है और उस पर चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान का रंग कैसा है। गंगा के मैदान का रंग है ग्रीन और भूरे कलर का है गंगा के मैदान का रंग, ठीक है। सफेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है, सफेद रंग हिमाच्छादित पर्वतों को दर्शा रहा है। ये हिम से आच्छादित यानी कि ये हिम पर्वत हैं, ठीक है, जो भी गंगा के मैदान के पर्वत हैं, ठीक है, उसके बगल के, तो ये हिम को दर्शा रहा है सफेद रंग। और गंगा के मैदान का रंग जो है वो भूरा और हरे रंग का है। उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है मिट्टी, जो भी गंगा नदी ऊपर से मिट्टी लेकर आ रही है ना, सब यहाँ पर जमा कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, मिट्टी है, इसे तलछट बोलते हैं, तलछट, ठीक है। ये अपनी तली में तलछट को जमा कर देती है, ठीक है। कोई भी नदी ऊपर से लाती है पहाड़ों पे से तलछट को, और नदी के मैदानी क्षेत्र में आकर जमा कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
मैदानी जीवन। अब मैदानों में लोगों को किस प्रकार का जीवन जीना पड़ता है, कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, कौन से उनके लाभ हैं, चुनौतियां हैं, उसको हम पढ़ेंगे। हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। इस समय मैं भी मैदान में रहती हूँ। आप कमेंट करके बताना आप कहाँ रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। कितनी? 1 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य और कृषि पालन है। यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है? मछलियां निकालना और कृषि करना। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी, क्योंकि नदी है तो नदी के किनारों पर ही सन, ठीक है, सन पैदावार की जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो कृषि है ना वो ज्यादातर वर्षा पर निर्भर होती है, ठीक है, और वर्षा के पानी से ही फसलों को क्या मिलता है? जल मिलता है। किंतु हाल ही के दशकों में नहरों के जाल द्वारा भी भूमिगत जल को पंप करके निकाला जाता है और खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि होती है। तो आपको कुछ हाईलाइट कर लेनी है, कुछ लाइनें, जैसे कि भारत के गंगा के मैदान में 1/4 से अधिक यानी 40 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। ये आपको हाईलाइट करना है। आगे आपको यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मत्स्य और कृषि है, ठीक है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती है। हाईलाइट करना है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है। कपास, जूट और सन भी यहाँ उगाया जाता है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर नहरों के जाल से भूमिगत जल को पंप करके और खेतों की सिंचाई की जाती है, ठीक है। ये आपको हाईलाइट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी उत्पन्न हुई है। गंगा के मैदान के भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। अब आपको एक चीज और ये भी हाईलाइट कर लेना है कि यहाँ पर सिंचाई से कृषि में तो वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ के भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है, ठीक है। भूमि का जल जो है धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है। हम जमीन से जितना ज्यादा पानी निकाल लेंगे ना तो उतना ही वाटर लेवल, पहले आपने देखा होगा 20 फुट पर ही क्या हो जाता था, पानी आ जाता था 20 फुट पे ही, अब 40 फुट पे भी नहीं आता। आप समर लगवाते हैं तो आपको कितने फुट, आपको कम से कम 80 फीट तक आपको गड्ढा खुदवाना पड़ता है, तब जाके पानी आता है। और पहले का कितने पे आ जाता था? 20 फीट पे आ जाता था, ठीक है। जब हम छोटे थे 20 फीट के हमारे नल लगे हुए थे, लेकिन अब 80 फीट पे भी नहीं आता पानी, ठीक है, समर में भी। तो नेक्स्ट आप देखिए, गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और जनसंख्या प्रदूषण। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि गंगा के मैदानों में ज्यादा लोग रहते हैं तो उसके कारण कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं? एक तो भूमि के जल स्तर में गिरावट होना, दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ना। चाहे पर्वत हो, मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। जो पूरे विश्व में नदियां बहती हैं वो बहुत सारे सांस्कृतिक मूल्यों को अपने अंदर संजो कर रखती हैं, सांस्कृतिक मूल्यों को अपने साथ लेकर चलती हैं। तो विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। जितने भी नदियों के संगम स्थल होते हैं ना, जहां पर 2 नदियों का मिलन या 3 नदियों का मिलन होता है, उनको क्या मानते हैं? पवित्र स्थल मानते हैं लोग, और वहां पर ज्यादा निवास करते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें जीविका का साधन मिल जाता है, पर्यटन मिल जाता है, लोग वहां घूमने के लिए आते हैं, तो वो पूजा पाठ के अपने सामान को बेचते हैं और अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए जाते हैं? त्योहार समारोह किए जाते हैं और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहां नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इसमें बहुत सी आर्थिक गतिविधियां भी सहायता करती हैं। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको ये हाईलाइट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। संगम स्थल किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का स्थान, ठीक है, जहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है उसे ही संगम स्थल कहते हैं, जहां पर 2 नदियों के मिलने का स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइए पता लगाएं
क्या आप अपने प्रदेश की नदी स्रोतों एवं संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? हाँ, हम कह सकते हैं प्रयागराज में कितनी ज्यादा मात्रा में जनसंख्या है जो कि निवास करती है, तो हम इसमें प्रयागराज लगा सकते हैं। क्या है? प्रयागराज। ठीक है, बनारस में भी है। ठीक है, प्रयागराज। लेकिन बनारस एक पवित्र स्थल है, घाट है वहां पे, लेकिन वहां संगम नहीं है। ठीक है, प्रयागराज में संगम है 3 नदियों का, जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती। अपने पास की नदी पर जाइए और वहां होने वाले सभी आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। ये बच्चों को एक्टिविटी करनी है, उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उन पर चर्चा करनी है। जैसे अगर आपके आसपास कोई भी पवित्र स्थल है, नदी है, संगम है, ठीक है, तो वहां पर जाके अवलोकन करना है। भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, साथ ही पहचानिए कि पर्यटन स्थल किस प्रकार से स्थल रूप से संबंधित है। ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें कुछ लोग नदी में सामान रख रहे हैं, उतार रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका जीविका निर्वाह का साधन है। तो गंगा नदी में नौका परिवहन, ये नाव का परिवहन गंगा नदी में किया जा रहा है। लचीलापन यानी कि रेजिलियंस, लचीलापन क्या होता है? ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता, ठीक है, जो कि क्या कहलाती है? लचीलापन कहलाती है। किसी भी परेशानी के साथ अगर हम ढल जा रहे हैं तो उसी को लचीलापन कहते हैं। ठीक है, जो हर व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर होती है। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में समझा। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में समझा, वहां की चुनौतियां, वहां के लाभ के बारे में समझा। परंतु इसका स्वरूप जटिल है, इसका स्वरूप बहुत ही जटिल है और विशेषज्ञ प्राय कुछ ऐसे स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इसमें से एक स्थल रूप है मरुस्थल। क्या आपको पता है कि जो मरुस्थल है वहां पर बहुत ही विरल वनस्पति पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तथा शुष्कता का फैलाव करते हैं। मतलब कि बहुत दूर दूर कहीं पर मिल गई वनस्पति या पेड़ पौधे तो मिल गए, वरना वहां पर शुष्कता का सबसे ज्यादा फैलाव पाया जाता है। कहां पर? मरुस्थल में। ठीक है, उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही है। विलक्षण मतलब दूर दूर है वनस्पति और प्राणी जगत। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्या है? गर्म मरुस्थल है। ये आपको हाईलाइट कर लेना है। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्या है? गर्म मरुस्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल, ठीक है, ये भी गर्म मरुस्थल है जो कि भारत में पाया जाता है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, कुछ अन्य ठंडे मरुस्थल भी हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया में है। तो गोबी मरुस्थल जो है ठंडा मरुस्थल है, ये भी आपको याद रखना है, गोबी मरुस्थल। ठीक है, कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। ठीक है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में दक्षिण में पाया जाता है, अंटार्कटिका, उसको भी क्या मानते हैं? मरुस्थल ही मानते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। जैसे भी मरुस्थल का जैसा भी वातावरण है, जैसी भी वहां वनस्पति है, जैसा भी वहां खान पान है, वहां के अनुसार वहां के लोग रह लेते हैं पर्यावरण के अनुसार। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय और समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जा सकने वाले लोकगीतों व किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखते हैं। वहां के लोग जो है क्या करते हैं, वो वहां की कहानियां, कथाएं, लोकगीत, इन सभी को गाते हैं और इनको हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए गा सुनाकर इनको आज तक उन्होंने जीवित रखा है। ठीक है, और यही वहां की सांस्कृतिक धरोहर है जिसको वहां के लोग बचा कर रखते हैं समय समय पर। ठीक है, मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हुए हैं, मतलब मानव कहां पर मिलते हैं? पर्वतों पे भी, पठारों पे भी, मैदानों पे भी और मरुस्थलों में भी। ठीक है, मानव पाया जाता है। हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। जो लचीलापन अभी मैंने आपको बताया, रेजिलियंस, ठीक है, लचीलेपन का हमारा जो मानव है, ठीक है, अर्थ का, वो लचीलेपन का साक्षी है कि वो अपने आप को कहीं पर भी ढाल लेता है। अगर वो पर्वतों में है, वहां पर -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी अपने आप को ढाल लेगा, और अगर वो रेगिस्तान में है तो वहां पर 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी अपने आप को ढाल लेगा। अब इसमें एक प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टिने, 5 दृश्य भूमि दी गई है। टिने अर्थात क्या होता है? टिने अर्थात दृश्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं और भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो टिने है ना, दृश्य भूमि, इसमें जो है ये संगम कविताओं से ली गई है। संगम मतलब उत्तर और दक्षिण भारत के जो संगम कवि आपस में एक होकर मीटिंग्स किया था ना, तो उस समय की कुछ कविताएं हैं। उन कविताओं में ना हमारी दृश्य भूमि जो है 5 प्रकार की पाई गई है। तो वो हम इसमें 5 प्रकार के टिने को यानी दृश्य भूमियों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा इन कविताओं में पाया गया है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों की सूचीबद्ध करती है। ये मानव के व्यवसायों को
बताती है केवल, ठीक है, व्यवसायों को और दृश्य भूमियों को बताती है। ये प्रेम, अनुराग, झगड़ा इन सब के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती है, ठीक है। सबसे पहला है कुरिंजी। कुरिंजी जो भूमि है, टिने है, वो है पर्वतीय क्षेत्र, उसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। कुरिंजी अर्थात पर्वतीय क्षेत्र। और यहाँ के लोग क्या व्यवसाय करते हैं? आखेट और संग्रह करना। आखेट माने होता है जानवरों को मार देना और उनको खाना, और फिर वहां पर कोई जानवर कम हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं तो किसी दूसरी जगह पर जाकर फिर से आखेट करना, ठीक है। मुल्लाई, मुल्लाई क्या होता है? मुल्लाई माने घास के मैदान और वन, ठीक है। इसका अर्थ, यहाँ के लोग जो होते हैं वो पशुपालन करते हैं, मुल्लाई के लोग यानी घास के मैदानों के लोग, ठीक है। मरुदम, मरुदम का अर्थ है उपजाऊ भूमि के मैदान। उपजाऊ भूमि के मैदान मोस्टली आपको यहाँ भी पता है, ठीक है, जो आज चैप्टर में पढ़ा, वो कृषि करते हैं, ठीक है। मरुदम यानी उपजाऊ भूमि के मैदान यानी मैदानी क्षेत्र के लोग। नेदल, नेदल यानी तटीय क्षेत्र के लोग। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेंगे? मत्स्य पालन करेंगे और समुद्री यात्रा करेंगे। पाले, पाले यानी शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल के लोग भी घुमंतु होते हैं और युद्धरत रहते हैं। ये दूसरों के वंशों पर अपना कब्जा जमाते हैं, उनको मारते हैं, उनके जानवरों को मारते हैं और उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये युद्धरत रहते हैं मरुस्थल के लोग। अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा है उनकी अपेक्षा ये 5 टिने भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है। ये कुछ अलग ही प्रकार के हैं। जो हमने देखे 3 प्रकार के, उसमें एक मरुस्थल भी था, तो हमने 4 प्रकार के देखे। एक तो पर्वत था, एक पठार था, एक मैदान था और एक मरुस्थल था। क्या था? मरुस्थल। तो हमने 4 प्रकार के इस बुक में पढ़े हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग भी हमें देखने को संगम स्थल में पाया गया है। तो उसमें 5 प्रकार की विशेषताएं, विशेष रूप से स्थल भूमि है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये विविधता को दिखाते हैं, वहां के लोगों के बारे में विविधता और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन गहन रूप से, बहुत गहराई से जागरूकता दिखाते हैं। ये हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को भी दर्शाते हैं। आपको टिने के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उससे प्रतिबिंबित अवधारणा को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको ये टिने के बारे में सब कुछ याद नहीं करना है, लेकिन बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि कुरिंजी पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं, तो वहां पर क्या व्यवसाय किया जाता था, केवल एक नजर में डालना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले, अर्थात हमने इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ा उसको हम एक लाइन में देख लेते हैं। स्थल रूपों के बारे में पढ़ा हमने। 3 प्रकार के स्थल रूप होते हैं। कौन कौन से? पर्वत होते हैं, पठार और मैदान, ये 3 स्थल रूप होते हैं। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। भौतिक विशेषताएं हमने उसमें पढ़ी थी, जैसे कि पर्वत है, वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से बर्फ में रहते हैं, ठंडे में अपने पशुओं को कैसे चराते हैं, घास के मैदान, जो ऊपर बर्फ जम जाती है तो नीचे आ जाते हैं वो, ठीक है। पठारों में किस प्रकार से वो रहते हैं, वहां के लोग खनन करते हैं, ठीक है। पठारों के लोग, उनका व्यवसाय होता है खनन करना। मैदानी लोग किस प्रकार से कृषि करते हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में। आगे हमने पढ़ा ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं। जो भी क्रियाकलाप होते हैं ना, ये भी हमने पढ़ा कि वो उस स्थल रूप के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। अगर कहीं उपजाऊ भूमि है तो वहां के लोग सबसे ज्यादा क्या करेंगे? उस मैदान में कृषि करेंगे। क्या करेंगे? कृषि सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि वहां मैदानी क्षेत्र है इसलिए, ठीक है। तो स्थल रूप के अकॉर्डिंग वो व्यवसाय अपनाते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं, ठीक है, संस्कृति के भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती रही है। आज भी भारत की संस्कृति जो है उन लोगों को मानती है जो यहाँ के व्यवसायों को, यहाँ के विभिन्न प्रकार की स्थल रूप के ऊपर रहकर करते हैं। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको पहाड़ों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, यहाँ से वहां जाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उनको एक वहां पर बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि वो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और वहां के जो साधारण लोग भी हैं वो पर्यटन के थ्रू क्या करते हैं? वहां पर कमाई करते हैं, व्यवसाय ये उनका बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन अवसरों का भी फायदा उठाते हैं, ठीक है। अपने घरों में ही लॉज बना देते हैं, ठीक है, तो पैसा कमाते हैं इस तरीके से, होटल्स बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के बारे में जाना। तो ये था आज का चैप्टर। तो गाइज, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी भी अपने रिलेवेंट कंटेंट मिला हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।